नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफाइड लर्निंग में एक ऐसी कंपनी की चर्चा कर रहे हैं जो कंपनी के फिलहाल अभी मैं जिस टाइम पे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये इनकी वेबसाइट्स पहले से रनिंग नहीं है या अभी इनमें कुछ इशू आ रही है या फिर इसको अपडेट किया जा रहा है। मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ क्लियरली क्योंकि टाइम इस पे मेंशन नहीं किया है। ओनली कहा है कि सॉरी वे डोंट वर्किंग सम ऑन द साइट, फिर ऐसी बात कहती नजर आई है कंपनी। कंपनी का नाम है केसीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। मैं चर्चा क्यों करूंगा, एक पेनी स्टॉक की कैटेगरीज की स्टॉक है। तो क्लियरिटी के साथ कहूँ तो पेनी स्टॉक, इस पेनी स्टॉक की मार्केट कैप 25 करोड़ का, जिसको कैप्चर करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। जहां प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग केवल 22% होल्ड करती है। करंट रेशियो का माप हमारे सामने सबसे बड़ा दिखता है 12.7 का। आखिर क्या हुआ है? डेट्स ऑलमोस्ट, जितनी पेनी कंपनी होती है, पेनी स्टॉक होती है, उसमें ऑलमोस्ट डेट्स फ्री होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डेट्स की बात किया जा रहा। बुक वैल्यू 3 रुपये के आसपास और इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक। इंट्रेंसिक वैल्यू 2 रुपया 22 पैसे के साथ, इसके हिसाब से कहते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक। जबकि हायर टू हायर 3 रुपये 60 पैसे तक गया था, लोअर 1 रुपया 29 पैसे पर इसने अपनी बॉटम को फिक्स किया। इन दोनों पहलुओं की तरफ देखेंगे तो लगेगा अच्छा, अभी तो कंपनी का स्टॉक की प्राइस अंडर वैल्यूड है, मार्केट कैप छोटा सा है, यही मार्केट कैप कभी 2500 करोड़ का बन जाएगा। चलिए इनको भी हम समझने की प्रयास करेंगे। जहां इंडस्ट्रियल की कंपनियों का जो ग्रोथ रेट है, डिमांड की बात करूं तो वो 25x का कहता है, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखा है तो मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा बना है। अर्थात यहाँ पे ऑफर वेटेज की बात कर रहे हैं। फेस वैल्यू 2 का है और आर ओ ई 2% से नीचे, आर ओ सी भी करीब 3% के आसपास ही घूमती नजर आ। 16 करोड़ से ज़्यादा के स्टॉक हैं। नंबर ऑफ शेयर की बात किया जाए, अर्निंग पर शेयर 4 पैसे का है, और इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि 2% की कंपनी अर्निंग करती है फेस वैल्यू के। इतनी सारी बकवास में क्यों करता पता है? इसके पीछे कुछ पहलू को जानेंगे, आखिर ये इतना बड़ा क्यों है, क्या इसके बेसिस पे प्रॉफिट को यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं कर दिया गया, या इसके अकॉर्डिंग इसका जो ग्रोथ रेट है वो कैसा क्यों है, क्यों? इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आज भी इनकी क्वालिटीज अच्छी है, ग्रोथ रेट की बात करूँ तो, और ये आज भी सस्ता मिल रहा है। क्या है? अभी सबसे ज़्यादा सस्ता है, और सस्ते पे भी लोग टूटते हैं और क्वालिटी पे भी टूटते हैं, दोनों तरफ की बात। हमें क्या करना, इन सभी परतों दर परत को खोलने की प्रयास करते हैं। जो कंपनी 1995 में बनी थी, केसीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट इन द एंगेजिंग द बिजनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एक्टिविटीज में कंपनी का कारोबार रहा। उन कारोबार से इसको लेकर के क्या डिमांड और सप्लाई, स्टॉक मार्केट की रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारी नज़र जाती है कुछ, तो यहाँ पे आखिर 6 महीने में आखिर क्या हुआ। जहाँ 6 महीने में इनकी रेट में एक बार दोबारा ऊपर गया था, ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट जो था वो किया गया या करवाया गया, इसकी चर्चा होना चाहिए। और इसके बाद ही मार्केट ने डिप के पास सब टच करती है, उसका क्या? जिस कंपनी में केवल 10 एम्प्लॉय की बात कर रही है, मार्केट कैप 25 करोड़ का आंकड़ा कहती है। और यहाँ पे कुछ और चीज़ों को जरा हम समझें क्या कहती है, तो परत दर परत जरा खोलते हैं। और वो खोलते खोलते हमारे समझ में आता है कि जून तक का रिजल्ट था, और जून तक के रिजल्ट में इनका जो ये पड़ाव है, अप डाउन करते करते देखा गया, और नियरली इवेटा में करीब 200% ज़्यादा की गिरावट दर्ज कर। कहाँ से? यहाँ से यहाँ के लिए। ऐसे यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे तो लगेगा अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बट हमें ट्रेंडिंग भी देखना होगा। इसके लिए यहाँ से यहाँ पे देखिए, इनकी चार्ट लेवल को देखिए। ये हम किसकी चार्ट बना रहे हैं? ये बना रहे हैं इसके फंडामेंटली चार्ट, रिवेन्यू मॉडल को लेकर के, प्रॉफिट मॉडल को लेकर के इसकी चार्ट। जबकि यहाँ पे हम नंबर की तरफ देखें तो कंपनी में नंबर कितने कहती है? करीब करीब 1 करोड़ 80 लाख, मैं मान लेता हूँ
जो टोटल सेल्स रहा, जो सेल्स में कई बार कमी, कई बार लगातार पहले कंपेरिजन टू कमी देखने को मिला है। प्रॉफिट जो लगातार हो रही थी वो प्रॉफिट के बजाय कंपनी में लॉस होना चालू, लास्ट जून में बेटर परफॉर्मेंस किया। इसके पीछे की वजह को देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% से 5% पे आके दिया। अदर सोर्स ऑफ इनकम में क्या होती है, कई बार चलती है, कई बार गिरावट। ऐसे ईयरली डेटा की तरफ हम मूव करके देखें तो शायद कह सकते हैं कि पूरे साल में 12 महीने में 8 करोड़ के टर्नओवर करती है। 8 करोड़ की टर्नओवर करती है, उसमें से 67 लाख की प्रॉफिट भी बुक करती है, जिसमें 18% के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नुकसान दर्ज करती है। तो इनके पास सेंटिमेंट कौन बना रहा है, अदर सोर्स ऑफ इनकम। कब से, लास्ट 3 साल से बहुत ज़्यादा। क्या कंपनी के पास जो प्रोडक्टिविटीज़ है, जो लैंड है, बिल्डिंग है, उसको क्या रेंट पे रखा है, क्या रेंटल इनकम इनके पास आता है, ऐसा की बात करो। और यदि उन्होंने अपने सेल किया तो उनकी मटेरियल कॉस्ट और बाकी सारे कॉस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि 18-20% नुकसान में चले गए अपनी। और जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उससे इनके पास पैसा आ रहा है, ऐसा बात तो नहीं है। चलिए, जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक परत को ज़रा सोचने वाली बात, और वो ये कहता है, जो कंपनी में सोचने वाली बात ये रही, तो 220 दिन का डेटर्स डे की बात कर रही है, और ये इसको बात कहते हैं रिस्क। कौन से रिस्क, हायर रिस्क। अर्थात ये समझिए आपकी घर की चाबी मिल गई, आप रहना चालू कर दिए, पर बिल्डर को पैसा नहीं दिए या आप रेंट नहीं दे रहे, आप 1-1 साल तक उनको झुला रहे हैं, तो बिल्डर के हाथ में मिलेगा क्या, कुछ मिलेगा। रिस्क बिल्डर के लिए बना, आपको दिया, फिर इसकी क्या होता है, ये कितनी परसेंटेज की रिस्क कहती है। तो इन 200 दिनों की आंकड़ा को यदि हम टच करें तो रिस्क की परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। इतना ज़्यादा नहीं है, कहते 5 करोड़ के आसपास। मतलब कहता कितना कितना हुआ पता है, ये कितना 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 होते होते ये समझ में आया कि 8 करोड़ की टोटल सेल्स में 5 करोड़ का क्या है, उधार है, और 67 लाख का प्रॉफिट है। मतलब इसके अकॉर्डिंग देखें कितनी परसेंट बनती है। और इसमें जबकि इस 67 लाख के प्रॉफिट पार्ट में भी 3 करोड़ से ज़्यादा की क्या कहती है, अदर सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, जहाँ पे रिस्क को दर्शा, हायर टू हायर रिस्क की बात कर। जबकि निवेशकों की बात करें, यदि कोई कंपनी में सरकार होता, सरकार के अलावा कुछ बिग बुल होते तो शायद थोड़ा सा क्या होता। अब यहाँ पे देखने को आ रही है कि भाई प्रमोटर ही बेच रही है, प्रमोटर ही खरीद रही है। हिस्टोरिकल डेटा तो यही कहती है 22 से 23, फिर 23 से 21, 21 से दोबारा 22, 22 पे प्रमोटर के पास जो पब्लिक है उसमें तादाद बढ़ती है, और वो 25,000 के आसपास के ट्रस्टेड शेयर होल्डर आ जाते हैं। जबकि कंपनी की सेंटिमेंटल कहती है जो ईयरली ग्रोथ की तरफ, और केवल हम लोग केवल ये देख लेते हैं कि बैलेंस शीट की फिगर वाह लगातार तो हमारे पास सामने दिखती है कि अच्छा लगातार बढ़ रही है, जबकि ये भी हमारे सामने ये दिखता है इस तरह से। हम ये आंकड़ा कर लेते हैं कि इसको कहते हैं क्या पता है, अच्छी बात, स्ट्रांग है। कहाँ पे, इसके कंपैरिजन इसमें स्ट्रांग की बात कर, लेकिन रिस्क की बात और बाकी सारे एस्पेक्ट की बात कहाँ करती है, तो वो कहती है कि सेल्स इसका ये था, प्रॉफिट ये था, स्टॉक प्राइस सीजीआर ये था, स्टैंडर्ड इक्विटी की बात ये कर रही है। जबकि कंक्लूजन ये कहता है इसको डेट्स फ्री कंपनी की लिस्ट में रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिमेरिट की बात इतना सारा कहते हैं, जहाँ पे अदर सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, हाई रिस्क की बात करती है। तो आखिर कंपनी पैसे किसको दे रही है, कहाँ पे रेंट लगा रही है, क्या अपने रिलेटिव को दे रहे हैं, डायरेक्टर को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कोई अंदाज़ा है। डेवलपमेंट करें तो किसको डेवलपमेंट करें, क्या सरकार के लिए कंपनी काम करती है या सरकारी कंपनी के लिए कंपनी काम करती है। तो इसमें हो सकता है 6 महीने का टाइम लग सकता है।
मैं दोबारा रिकॉर्ड करते करते दोबारा मैं इसकी वेबसाइट पे दोबारा विजिट करता हूँ, लेकिन तब भी अभी तक कहता है कि वेबसाइट कमिंग सून में आने वाली है, ऐसा डेटा की बात कर रही है। हमने इसको समझने का प्रयास किया है, जबकि कंपेरिजन टू द बाकी कंपनियों से, चाहे वो कौन सी कंपनी की बात करें, इरकॉन की बात करें, इसके अलावा देखा जाए तो कह सकते हैं आईटीडी सीमेंट को बात करें, या इन एचजी इंफ्रा की बात, इन सबसे बेटर यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। खास करके मैं यदि पीएससी और पीएसयू से कंपेयर करें इरकॉन से ज़्यादा बहिर यहाँ पे इंटरेस्ट है लोगों का। अब आते हैं चार्ट लेवल को, इसलिए 1 साल की चार्ट या 3 साल की चार्ट को हम लेते हैं और देखते हैं क्या क्या ये देखने को आए। जो इनके पास जो ये रेंज है, ये रेंज क्या कहती है, ये रेंज कहती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यदि यहां से लुढ़की तो फिर इनके लिए बचना हो जाएगा मुश्किल। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, जो ट्रेंड जहां जाए वहीं पे फॉलो करो। पता है ना, जहां भीड़ खड़ी होती है, लाइन लगती है, उसी लाइन में जाते हैं तो मिलता है ना, वही चीज़ें हैं, अदरवाइज आपको मिलेगा नहीं। और गोल्डन रूल क्या कहता है, उस पर ज़रा हम फोकस करें एक नज़र, तो कुछ पार्ट हमारे सामने समझ में आ जाएगी। और वो पार्ट की बात है कि कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन में डील करती है, तो सिविल कंस्ट्रक्शन में डील करने वाली कंपनी का जो मेन कारोबार है वो कहाँ से निकल के आ रही है, उसमें कुछ आंकड़ा कहती है। तो कोई भी आंकड़ा की बात बिल्कुल नहीं कहती है, आखिर रेवेन्यू किस पार्ट से सेगमेंट वाइज में निकल के आती है। यदि हम इसको कंपेयर करें इनकी आउटलुक की तरफ से, जहाँ पे कहती है कि राइट इशू लेके आई थी 2022 में, 23-24 में कोई ऐसा एक्शन नहीं है कंपनी को लेकर के, जबकि स्टैंडअलोन डेटा में इनकी पहले से कंपेयर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी तगड़ी उछाल बनाती हुई नज़र आती है। और जबकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी साइड में पिछले 5 साल में अच्छी खासी बेटर परफॉर्मेंस किया है कंपेरिजन विद द सेंसेक्स। बट एक नज़र हम गोल्डन फोकस क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने ले लिया, जो हमारे पास सेंटिमेंट बनेगा आगे चल करके हम मल्टी बैगर बनेंगे, और वो इनके लिए क्या हाल हुआ, उसके प्रति एक गोल्डन। सिंपल सी, मैं ये नहीं कहता आपने कहाँ लिया उसको, जहाँ पे लिया उसको हम मानते हैं न्यूट्रल, जिसको कहते हैं जीरो बेस। इसमें 2 तरह की लाइन, एक है बॉटम्स के लिए कि रिस्क लेकर, और ऊपर के लिए एक्सपेक्टेशन को लेकर। एक्सपेक्टेशन के अंदर 2 तरह की टर्म कंडीशंस जुड़ी हुई है, जिसमें पहला है टर्म, दूसरा है ग्रो। हम कितने दिन में कितनी % की ग्रो की कामना करते हैं, और इस कामना के चक्कर में यदि प्रॉफिट आती है तो हम बुक नहीं करते हैं। इसको क्या करना चाहिए, बुक करते रहना चाहिए, रिस्क को मिनिमाइज करते रहना चाहिए। और इन सभी के पीछे खुद की फाइनेंशियल रिस्क परसेंटेज कितनी कहती है, 20%, 30%, 40%, 50%। वहाँ आकर के एक SL का ऑप्शन होता है, क्या, स्टॉप एंड लीव इट। और ये ऑप्शन यूज करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि हमारी पॉकेट से पैसा जाने वाला है या आने वाला है। और यदि आने वाला है तो हम भाव को कहते हैं भगवान, और मिल जाए तो मिल जाए, क्या नहीं मिला तो बन गया शैतान। दोस्तों, ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी के हमने समझने का प्रयास किया, जहाँ पे ओवरव्यू हमने समझने का प्रयास किया ओनली ऑन पार्ट ऑफ द लर्निंग व्यू से। और यदि मैंने किसी स्टॉक को लेकर कोई आपको रिकमेंडेशन दिया हो तो मुझे आप बताना, अदरवाइज मैं किसी तरफ से कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं करता हूँ। ओनली एज यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।